रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चीफ सारे बच्चों को बता रहे होते हैं कि मैजिकल रिवर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर तुम्हें क्या करना है वो उन्हें बताते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी सेक्टर से 10 लोग गए थे, उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा वापस आए थे और उन 2 में से एक मैं भी था। वो उनके सामने एक मैप रखते हैं और कहते हैं तुम्हें इसी मैप को फॉलो करना होगा, ये उस मैप का सिर्फ 10% है, असल में वो मैजिकल केव बहुत बड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जिन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, वहाँ पर बहुत सा खतरा है। चीफ उन सारे बच्चों से कहते हैं वहाँ पर जिंदा रहने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेजर होगा उतना ज्यादा खतरा होगा। तुम लोग उन सारे मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के लिए दूसरे सारे सेक्टर वालों के साथ भी यूनिफाई हो सकते हो, यानी कि एक टीम बनाकर उन सारे मैजिकल बीस्ट को हरा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, चाहे तुम किसी के साथ भी टीम बना लो उसके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि एक बार उन्होंने मैजिकल बेस को तुम्हारे साथ मिलकर मार दिया और उसके बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा वही होंगे, फिर वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम उस मैजिकल केव के डीपर एरिया में जाते जाओगे जितने भी लोग बचेंगे वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इस मैजिकल केव में जितने भी वीक लोग जाते हैं वो सारे के सारे पहली लेयर में ही मारे जाते हैं, क्योंकि दूसरे सारे कम्पिटिटर्स उनको मार देते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बचते हैं सिर्फ वही आगे तक बढ़ पाते हैं। और जितना ज्यादा तुम अंदर तक जाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ सामना होगा। और दूसरी बात, तुम्हें वहाँ पर इकट्ठे रहना होगा। तुम सातों अगर एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम किसी को भी हरा सकते हो और तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और इस तरह अगर तुम लोग किसी बड़े जीनियस के साथ भी फाइट करते हो या किसी वॉरियर के साथ तो भी तुम लोग बच सकते हो, तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग होने वाले हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स होने वाले हैं। तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हो सकता है कि उनमें से कुछ वॉरियर लेवल के हों, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। साथ ही चीफ उन्हें 30 साल पहले की बात बताते हैं कि 30 साल पहले उस केव के अंदर मैं और मेरा दोस्त जो कि आजकल मिंग का मास्टर है और हमारे रेड सन सेक्टर का एक ग्रैंड एल्डर भी है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट थी, वो एक लड़की थी। उसने हम दोनों से कहा कि हम दोनों वहाँ से चले जाएं, जबकि वो पीछे रह गई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने अपना सेक्रीफाइस दिया। 30 साल पहले हमारा सामना वहाँ पर स्वर्ड सेक्टर के एक डिसाइपल के साथ हुआ था, जो कि आजकल स्वर्ड सेक्टर का चीफ बना हुआ है। मास्टर उनको बताते बताते अपनी स्टोरी में खो जाते हैं। मिंग चिल्लाकर कहता है मास्टर आप यहाँ पर खो गए हैं, हमें आप बता रहे थे कि हमें वहाँ पर कैसे जिंदा रहना है। मास्टर भी जल्दी से अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं सॉरी मैं जरा अपनी पिछली स्टोरी में चला गया था। एंसू भी अपने मास्टर से कहती है मास्टर आपको क्या हुआ, आप कहाँ खो गए थे। मास्टर से कहते हैं 30 साल पहले के टाइम में चला गया था। लास्ट टाइम जब हम दोनों उस मैजिकल केव के अंदर थे वहाँ पर हम 3 लोग बचे थे। हमारी एक सीनियर सिस्टर भी हमारे साथ थी, लेकिन उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया मुझे और फैक्सियान को बचाने के लिए। हम दोनों तो उस केव के अंदर से जिंदा बाहर आ गए, लेकिन हमारी सीनियर सिस्टर नहीं बच पाई। चीफ बाकी के सारे बच्चों को भेज देते हैं। एंसू और मिंग को वहीं पर रखते हैं और उन दोनों से कहते हैं मैंने तुम दोनों को स्पेशली यहाँ पर इसलिए बुलवाया है ताकि मैं तुम दोनों को वार्निंग दे सकूं, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। मिंग भी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि मास्टर और चीफ इन दोनों को लास्ट टाइम 30 साल पहले जिस बंदे ने भी हराया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। लेंसू चीफ से कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ जिंदा वापस आऊंगी। चीफ मिंग से कहते हैं मिंग तुम्हें लेंसू का पूरा ख्याल रखना होगा, बात का ख्याल रखना कि इसे कोई भी नुकसान न पहुँचे और इसे जिंदा वापस लेकर आना। मिंग चीफ से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वादा करता हूँ लेंसू मेरे साथ ही रहेगी। फिर साथ ही चीफ आगे बढ़ते हैं और मिंग से कहते हैं अगर उस मैजिकल केव के अंदर तुम्हें स्वर्ड सेक्टर से कोई भी डिसाइपल नजर आता है तो मेरा एक काम करो उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सभी को मार डालना। मिंग चीफ से कहता है कहीं आपको उनके खिलाफ कोई ग्रज तो नहीं, क्या आप उनसे कोई बदला लेना चाहते हैं। चीफ उसे कहते हैं लास्ट टाइम 30 साल पहले जब हम लोग मैजिकल केव के अंदर गए थे मेरे सारे साथियों को स्वर्ड सेक्टर वालों ने मारा था, वो भी बिना किसी वजह के। मुझे लगता है कि इस बार भी वो अपने डिसाइपल्स को हमारे डिसाइपल को मारने के लिए भेजेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ वो लोग तुम्हें जहाँ पर भी नजर आए उनको मार डालो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मरने से ज्यादा अच्छा है कि हम उनको मार डालें। मिंग चीफ से कहता है आप परेशान ना हो मैं उन सभी को मार डालूंगा। चीफ उन दोनों से कहते हैं मैंने तुम दोनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है और वो मैंने लेंसू के घर में भिजवा दिया है, तुम दोनों जाकर उसको देख सकते हो। और एक बात याद रखना मैजिकल केव जब ओपन होगी उस दिन उसे अपने पास लेकर आना। फिर वो दोनों चीफ का शुक्रिया अदा करने के बाद वापस लेंसू के घर में आ जाते हैं। तो वहाँ पर 2 गिफ्ट्स पहले से मौजूद होते हैं, उन दोनों के ऊपर नाम भी लिखे होते हैं। लेंसू के लिए उन्होंने एक बो एरो रखी होती है जिसके अंदर नीडल्स लगी होती है। बिमिंग मिंग को उस वेपन के बारे में बताती है। बिमिंग कहती है ये एक बहुत ही स्पेशल वेपन है जिसे टियानजी वैली वालों ने बनाया है, जो कि होली वेपन्स बनाते हैं। इस वेपन को लाइटनिंग नीडल भी कहते हैं और ये एक हिडन वेपन के तौर पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है इसलिए इसको छुपाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। और इसके अटैक को तो एक ग्रैंड मास्टर भी अवॉइड नहीं कर सकता अगर वो 10 फीट के एरिया में हो। जबकि मिंग के लिए जो गिफ्ट होता है वो एक वेस्ट होती है, यानी कि
वो एक आर्मर होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर ये 6th ग्रेड का आर्मर है जो कि एक हेजहॉग की बॉडी से बनाया गया है जो कि एक स्पिरिट बीस्ट है और वो स्पिरिट बीस्ट भी एक 6 लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने ब्लोस तुम्हारी बॉडी पर जरा भी असर नहीं करेंगे। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और कहता है हमारे चीफ तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे ट्रेजर्स दिए हैं। मैं वादा करता हूँ इस बार जब मैजिकल केव ओपन होगी तो हम लोग उसके अंदर से बहुत सारा खजाना लूट कर लाएंगे और अपने रेड सन सेक्टर को बहुत ही महान बना देंगे। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अब जबकि लेंसू आपकी पूरी हेल्प कर रही है, वो हर ट्रेनिंग के बाद आपको किस देती है। बार बार ऐसा करने से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी 2nd लेवल तक पहुंचने वाली है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मिंग उसे कहता है लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत सारी बैटल करनी होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स आने वाले हैं और मेरी एनर्जी बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाती है, मुझे अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। बिमिंग मास्टर से कहती है लेकिन इसके लिए मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि हर अटैक के बाद आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन जब तक लेंसू आपके साथ है आपको किस बात का डर है। आप उसे फिर से किस करना और आपकी सारी की सारी एनर्जी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी। उसकी बॉडी के अंदर ये स्पेशल खासियत है, वो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर सकती है, इसीलिए तो इतनी ट्रेनिंग के बाद आपकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है जब आप उसे किस करते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर फाइटिंग के फौरन बाद उसे किस करना होगा, इससे आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक लड़के के साथ फाइट करने के बाद मुझे एक किस मिलेगी। मिंग अभी यही अपनी सोचों में गुम होता है कि उसी वक्त लेंसू आगे बढ़ती है और उसका कान खींचते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर कुछ गंदी बातें सोच रहे हो, जाओ और जाकर अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करो। नेक्स्ट सीन 7 दिन के बाद का होता है जिस दिन मैजिकल केव ओपन होने वाली है। रेड सन सेक्टर के सातों बच्चे मैजिकल केव में जाने के लिए तैयार होते हैं और वो बाहर हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर चीफ उनके सामने खड़े होते हैं। चीफ कहते हैं मैजिकल केव आज ओपन होने वाली है, मुझे खुशी है कि तुम सातों में से कोई भी पीछे नहीं भागा और सारे लोग मैजिकल केव में एंटर होने के लिए तैयार हैं। चीफ उन सबसे कहते हैं अपनी सारी चीजों को चेक कर लो, तुमने अपने वेपन्स वगैरह सब कुछ ले लिया है, उसके बाद मुझे बताना, मैं तुम सब लोगों को उड़ाकर उस जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर मैजिकल केव ओपन होने वाली है। साथ ही चीफ मिंग और लेंसू से कहते हैं तुम दोनों मेरे साथ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ खास बात करनी है। चीफ उन दोनों को लेकर दूर एक दरख्त के नीचे चले जाते हैं। चीफ उन दोनों से कहते हैं मैंने तुम दोनों के लिए जो ट्रेजर्स भेजे थे, जो गिफ्ट भेजे थे, क्या तुम वो अपने साथ लेकर आए हो। लेंसू कहती है जी मास्टर, हम अपने साथ लेकर आए हैं। चीफ उन दोनों से कहते हैं अब तक तो तुम दोनों को पता चल गया होगा कि वो दोनों वेपन किस तरह काम करते हैं, एक डिफेंस टाइप है और एक अटैक टाइप है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करो और ज्यादा खतरा होने की सूरत में ही उन्हें इस्तेमाल करना। मिंग कहता है ठीक है चीफ, हम लोग इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। चीफ उसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ड सेक्टर वालों के साथ क्या करना है। चीफ उसे कहते हैं मुझे अपने एक फेलो एल्डर से इस बारे में पता चला है कि इस बार स्वर्ड सेक्टर से जियान फेंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जबकि उनमें से एक जियान फेंग का बेटा भी है। ये जियान फेंग वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम 30 साल पहले हमारे 8 लोगों को मार दिया था और इस बार जियान फेंग वहाँ पर अपने इनर डिसाइपल्स को वहाँ पर भेजने वाला है। चीफ उनसे कहते हैं जियान फेंग 30 साल पहले जब उस केव के अंदर से जिंदा बाहर आया था, तो बाहर आने के बाद वो अपने स्वर्ड सेक्टर का एक एल्डर बन गया और आजकल वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच चुका है, यानी कि वो गुरु लेवल का पहुंच गया है। हालांकि तुम दोनों ही अपनी डिसाइपल स्टेज की ग्रेड 9 पर हो, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि जियान फेंग सिर्फ उन्हीं को अपना स्टूडेंट बनाता है जो कि ग्रेड 9 से अबव हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके स्टूडेंट वीक होने वाले हैं, वो सारे वॉरियर लेवल के होंगे। चीफ उनसे कहते हैं इसलिए तुम्हारी ये ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और तुम दोनों को कुछ हो जाता है, तुम में से एक मेरी स्टूडेंट है जबकि दूसरा मेरे फेलो ब्रदर का स्टूडेंट है, और तुम में से कोई भी उस केव के अंदर मर जाता है तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मिंग चीफ से कहता है चीफ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत सारे इम्तिहानात दिए हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ बहुत सारी मुश्किलों से गुजर कर खड़ा हूँ, और अगर मुझे मौत का डर होता मैं आज यहाँ पर खड़ा नहीं होता, बल्कि आज तो मैं जी फैमिली का सर्वेंट बनकर उनके नीचे काम कर रहा होता, और ना ही मैं यहाँ पर आकर लेंसू से मिल पाता, और ना ही आप जैसा चीफ मुझे मास्टर के तौर पर मिल सकता। चीफ हंसते हुए से कहते हैं स्टूडेंट तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, मेरा फेलो ब्रदर भी तुम्हारे बारे में यही सोचता है, मुझे लगता है कि तुम हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर दोगे। फिर चीफ उन दोनों को लेकर वापस ग्राउंड में आ जाते हैं और बाकी के 5 से भी कहते हैं तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, हम लोग निम्बस पर बैठकर यहाँ से जाने वाले हैं। और फिर वो सारे लोग चीफ के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते हैं। चीफ अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने निम्बस को एक्टिवेट करते हैं और वो अपने निम्बस पर बैठकर उड़ना शुरू कर देते हैं। मिंग कहता है हमारे चीफ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन उस जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर मैजिकल केव ओपन होने वाली है। वहाँ पर पहले से बहुत सारे सेक्टर के लोग मौजूद हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि इस मैजिकल केव के अंदर जाने वाले हैं। चीफ भी अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। मिंग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सारे सेक्टर्स के बच्चों को यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेगा। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि ग्रेड 7 और ग्रेड 2 और 3 के भी हैं। हमारा सेक्टर ग्रेड 9 का है, इसलिए वो सारे बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, इसलिए आपको संभल कर रहना पड़ेगा।
पड़ेगा। वहीं पर सामने से चीफ को कोई चिल्लाकर आवाज देता है। चीफ उन सारे बच्चों से कहते हैं तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं उस बंदे से मिलकर आता हूँ। उसी वक्त पीछे से मिंग के मास्टर निकलते हैं और मिंग के सर पे हाथ रखते हैं। मिंग भी बहुत से चौंक जाता है। मास्टर चीफ से कहते हैं जाओ और जाकर तुम बाकी के चीफ से मिलकर आओ, तब तक मैं इन बच्चों का ध्यान रखता हूँ। चीफ उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चीफ मिंग और बाकी के सारे बच्चों को उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर मैजिकल रिवर केव ओपन होने वाली है। वहीं पर मिंग के मास्टर भी होते हैं। चीफ तो बाकी के चीफ से मिलने के लिए चले जाते हैं, जबकि उसके मास्टर मिंग के पास ही खड़े होते हैं। वो मिंग से कहते हैं तुम्हारे यहाँ पर आने का फैसला ये मैंने किया था कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सको। मैंने बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के टीचर्स के साथ भी इस बारे में बात की थी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें चीयर अप करने के लिए आया हूँ। मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंपटीशन में बहुत ही अच्छा करूंगा। मास्टर साथ ही अपने पास से 2 चीजें निकालते हैं और कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं जो कि इस कंपटीशन में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मास्टर उसे कहते हैं इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तुम्हारी जान बचाने के लिए है जबकि दूसरा किसी की जान लेने के लिए है। मास्टर उसे कहते हैं ये तलिस्मन तुम देख रहे हो, ये जिन जैंग शैडो तलिस्मन है, तुम इसको यूज करके किसी भी सिचुएशन से भाग सकते हो। तुम इसे सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हो, इसलिए इसे बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करना। मिंग अपने मास्टर से पूछता है मास्टर इस तलिस्मन को यूज करके मैं कितनी दूर तक भाग सकता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो मैं इसे यूज करने के बाद 10,000 किलोमीटर तक भी भाग सकता हूँ, यानी कि मैं गायब होकर 10,000 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम यूज करते हो तो तुम इससे सिर्फ 100 मील तक ही दूर जा पाओगे। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, 100 माइल भी काफी है। मैजिकल रिवर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाकर छुप सकते हो। साथ ही मास्टर उसकी बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं और कहते हैं इसे यहाँ पर अपनी छाती के ऊपर पाकर रखो। जब भी तुम्हें जरूरत महसूस हो, तुम्हें कहीं से भागना हो तो अपने निम्बस को यूज करते हुए इसको एक्टिवेट कर लेना। मिंग मास्टर से कहता है और दूसरी चीज जो कि मारने के लिए है उसको कैसे यूज करना है। मास्टर उसे कहते हैं ये एक भीड़ है, इसके अंदर एक अरे फॉर्मेशन है जिसके अंदर मेरी यिन एंड जैंग लिटिल फॉर्मेशन है जो कि किलिंग अरे है। तुम्हें बस इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंसर्ट करना है जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगी और उसके बाद इसे अपने दुश्मन की तरफ फेंक देना और वो लोग एक अरे फॉर्मेशन के अंदर फंस जाएंगे। मास्टर उसे कहते हैं ये फॉर्मेशन अरे बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वॉरियर्स और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, ये उनको भी मार सकती है। इसलिए ये तुम्हारा ट्रम्प का कार्ड है, कभी भी इसको ऐसे यूज मत करना जब तक कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में ना हो। मिंग वो भीड़ भी लेकर अपने पास रख लेता है। उसी वक्त वो ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो एक बड़ी सी एयरशिप में ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वाले लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं। मास्टर मिंग से कहते हैं ये सारे ब्लैक ड्रैगन के लोग हैं, ये लोग भी यहाँ पर आए हैं। मिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर क्या ये ब्लैक ड्रैगन वाले बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर चीफ की एंट्री होती है। चीफ उसे कहते हैं तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि ब्लैक ड्रैगन वाले बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर से हैं, लेकिन ये मैजिकल केव में पहली बार आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने आउटर डिसाइपल्स को टेस्ट करने के लिए आए होंगे ताकि वो उनकी एबिलिटीज को देख सके कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चीफ मिंग से कहते हैं मिंग मैजिकल रिवर के अंदर जाने के बाद तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि स्वर्ड सेक्टर वालों पर नजर रखनी है। अगर स्वर्ड सेक्टर वाले तुम लोगों पर अटैक नहीं करते और उनका मकसद कुछ और है तो फिर उनका पीछा करना जब तक कि वो सेकंड लेयर तक पहुंच ना जाए। तुम भी आसानी से उनके साथ सेकंड लेयर तक पहुंच जाओगे। सेकंड लेयर में एक बहुत ही सीक्रेट और खुफिया कमरा है, उसके अंदर टाइजी सेक्टर का एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है जो कि बहुत ही स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस सीक्रेट रूम के अंदर जाओ और वहाँ से जाकर उस खजाने को हासिल करो और स्वर्ड सेक्टर वालों के हाथों में उस खजाने को नहीं लगने देना। ब्लैक ड्रैगन वालों की एयरशिप पत्थर के ऊपर आकर रुकती है और उसमें से लाइट निकलती है और वहाँ पर नीचे बहुत सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं, जबकि बाकी के सेक्टर्स के डिसाइपल उनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लैक ड्रैगन वाले तो यहाँ पर इस बार रिवर केव में अपने 100 डिसाइपल्स को लेकर आए हैं। ये डिसाइपल्स तो बहुत ज्यादा है, बाकी सारे सेक्टर के डिसाइपल्स तो बहुत ज्यादा कम है। मिमिंग उन सभी की मार्शल पावर को महसूस करने के बाद अपने मास्टर से कहती है मास्टर ब्लैक ड्रैगन के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे डिसाइपल स्टेज की ग्रेड 9 से अबव के हैं, कोई भी नीचे का नहीं है। यहीं पर मिंग के मास्टर फिर से आगे बढ़ते हैं और मिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं मिंग मैजिकल रिवर केव के अंदर जाने के बाद अपने बाकी के सारे साथियों को लेकर अलग हो जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन वालों का मकसद यहाँ पर आकर सिर्फ लड़कों को मारना है। ये लोग यहाँ पर ट्रेजर के लिए नहीं आए। मिंग मास्टर से कहता है ठीक है मास्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और थोड़ी देर के बाद रिवर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि मैजिकल केव का पोर्टल है। सारे सेक्टर के बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं मैजिकल केव का डोर ओपन हो चुका है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और वो सारे बच्चे भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से अंदर जाकर पहले जाकर
छुप जाते हैं, वरना ब्लैक ड्रैगन वाले हमें ढूंढ लेंगे और हमें मार डालेंगे। ब्लैक ड्रैगन वालों का लीडर उन सब से कहता है चलो जल्दी करो, तुम सब लोग भी अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद 5-5 के ग्रुप्स बना लेना। जैसे वो सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे और उसके बाद तुम लोग शिकार स्टार्ट करना और जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मार डालना। और यहीं पर मैजिकल केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैजिकल केव की फर्स्ट लेयर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे बच्चे आ गए हैं। ब्लैक ड्रैगन वाले भी अंदर आ जाते हैं और कहते हैं लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट अंदर आ चुके हैं, चलो फिर ठीक है शिकार को स्टार्ट करते हैं। और वो सारे नीचे आकर उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ब्लैक ड्रैगन वाले बड़ी बेरहमी के साथ उन सभी को मार रहे होते हैं। वो अपने सामने आने वाले किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ रहे होते क्योंकि हमारे रेड सन के सारे साथी वहाँ पर पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। मिंग के साथ जो 7 लोग आए हैं उनमें जिंग गैंग और जिपिंग भी शामिल है। जिंग गैंग कहता है ये लोग जैसे ही अंदर आए हैं इन्होंने आकर इनसाइड डिसाइपल्स को मारना शुरू कर दिया है, वो भी बिना किसी वजह के। इनका मकसद शुरू से यही था यहाँ पर आकर लोगों को मारना। मिंग उन सब से कहता है हमें इन सब के साथ शामिल नहीं होना, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं वरना ये हमारे पीछे भी लग जाएंगे। उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन के एक बंदे को दिखाते हैं जो कि उनकी तरफ देख लेता है और वो अपने बाकी के साथियों से कहता है मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पर 7 लोगों को देखा है, वो लोग भाग रहे हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। और वो ब्लैक ड्रैगन के 3-4 लोग उनके पीछे लग जाते हैं। वो सारे लोग पीछे की तरफ देखकर भाग रहे होते हैं। मिंग उन सब से कहता है बार बार पीछे देखना बंद करो और चुपचाप आगे भागो। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर वो लोग स्पेशल फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तुम और लेंसू तो यहाँ से भाग जाओगे लेकिन बाकी के सारे पकड़े जाएंगे। मिंग उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो भागने की क्या जरूरत है। मिंग वहीं पर ब्रेक लगाता है और इन सब से कहता है भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर इनका सामना करते हैं। जिंग गैंग उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि हम लोग जहाँ से भाग नहीं पाएंगे, ये लोग हमें पकड़ ही लेंगे, तो क्यों ना इनसे फाइट की जाए। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वाले भी बड़ी स्पीड के साथ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहीं पर रेड सन सेक्टर के 3 डिसाइपल्स को दिखाते हैं। तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मिंग से कहते हैं हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ पर मरना नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं। और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिपिंग कहता है ये लोग तो बहुत बड़े डरपोक निकले, पहले ही यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी जब ये किसी का सामना ही नहीं कर सकते। जिंग गैंग उसे कहता है उनके बारे में भूल जाओ, हमारे सामने जो लोग हैं इनके बारे में सोचो, इनका क्या करना है। जिपिंग उसे कहता है मुझे इनकी कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि जब तक मिंग यहाँ पर है हम लोग इनसे नहीं हारने वाले। मिंग उन ब्लैक ड्रैगन वालों से कहता है सर हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, इसलिए तुम लोगों को हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग हमें यहाँ पर छोड़ देते हो और हमारा पीछा करना बंद कर देते हो तो हम अपनी कुछ चीजें भी तुम्हें दे देंगे और हमें जो ट्रेजर मिलेगा वो भी हम तुम्हें देंगे। ब्लैक ड्रैगन सेक्टर से वहाँ पर 3 लोग आए होते हैं। वो उसे कहते हैं हमें कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ मारने के लिए आए हैं। मिंग उनसे कहता है यहाँ पर मैजिकल केव के अंदर अब लोग खजाना ढूंढने के लिए आए हैं, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, दूसरों को मारने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। ब्लैक ड्रैगन वाला लड़का अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है तुम्हारे जैसे कीड़ों को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि हमारे जैसे इंसान क्या सोच रहे हैं। और वैसे भी मैजिकल केव तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मिंग ने अपने दोनों हाथों पर ग्लव्स पहने होते हैं। मिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें हमसे फाइट ही करनी है तो फिर फाइट करते हैं। मिंग ने क्योंकि अपने दोनों पैरों में निम्बस वाले शूज पहने हुए हैं और वो अपने फ्लैश टैप को यूज करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पलक झपकने की स्पीड में उनके सामने पहुंच जाता है। ब्लैक ड्रैगन वाले भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है। जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए अपनी निम्बस शील्ड को एक्टिवेट करता है ताकि वो उसके पंच को अवॉइड कर सके। लेकिन मिंग अपनी स्पीड और अपने पंच की पावर को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसे पंच मारकर आगे बढ़ जाता है और उसकी शील्ड को भी तोड़ देता है। सिर्फ एक ही पंच से वो ब्लैक ड्रैगन के उस बंदे को मार देता है। बाकी के चारों भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं पता नहीं ये कौन सी फुटवर्क टेक्निक को यूज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा तेज है। हमारे कैप्टन तो इसके सामने एक भी ब्लो को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी शील्ड भी इसके सामने नहीं टिक पाई। वो चारों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो वापस चलते हैं और जाकर बैकअप लेकर आते हैं। जबकि मिंग हंसते हुए उन सब से कहता है अब जबकि तुम सब लोग यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ से भाग नहीं सकते। वो फिर से अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उनके पीछे लग जाता है। मिंग भागते हुए उनमें से एक को गर्दन से पकड़ता है और वहीं पर जमीन के अंदर गाड़ देता है और उसको भी वहीं पर मार देता है। जबकि यहीं पर लेंसू को भी दिखाते हैं। लेंसू अपनी स्वर्ड की टेक्निक को यूज करते हुए मैजिक क्लाउड स्लैश लगाती है और उनमें से एक को मार देती है। अब सिर्फ ब्लैक ड्रैगन के 2 ही मेंबर बचते हैं। वो दोनों कहते हैं चलो यहाँ से ऊपर से उड़कर चले जाते हैं। वो दोनों अपने फ्लाइंग बॉडी स्किल्स को यूज करके वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिंग ने जो शूज पहने होते हैं उनके अंदर ही फ्लैश टैप को यूज करता है, पीछे की तरफ ग्राउंड पर अपनी पावर को लगाता है जिससे वो हवा में ऊपर की तरफ जंप कर जाता है और वो उन दोनों के सामने चला जाता है। और वहीं पर जाने के बाद वो उन दोनों को गले से पकड़ता है और उन दोनों को घुमाते हुए अपने स्टोन थ्रोइंग पंच को यूज करते हुए उन दोनों को ग्राउंड पर आकर पटक कर मारता है, जहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक जबरदस्त घड़ा बन जाता है। जिंग गैंग और जिपिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मिंग तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। जिंग गैंग कहता है हालांकि हम सब की कल्टीवेशन सेम है लेकिन इसकी पावर हमसे बहुत ज्यादा है। मिंग उन सब के पास वापस आता है और कहता है ये ब्लैक ड्रैगन वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स ये तो बहुत ज्यादा वीक हैं, मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेंसू मिंग से कहती है क्या तुम ठीक हो? मिंग उसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? लेंसू से कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही वो शर्माते हुए
उससे कहती है तुमने एक फाइट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा है और तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट कर सकती हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मिंग उसकी ये बात सुनते ही जमीन पर लेट जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से ट्रीट करो। चलो जल्दी आगे बढ़ो और मुझे किस दो ताकि मेरी एनर्जी रिकवर हो सके और मेरी बॉडी हील हो सके। लैंसू आगे बढ़ती है और उसे किक मारते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप आगे चलो। जबकि जिंग गैंग और शिपिंग दोनों रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब ये भी यहाँ पर एक रोमांटिक सीन चलने वाला था, लेकिन हमें रोमांटिक सीन नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट सीन में ब्लैक ड्रैगन का लीडर भी उनके साथ वहीं पर आ जाता है कि उसके लड़के उन सारी बॉडीज को चेक करने के बाद वापस आते हैं। एक लड़का आकर चीफ से कहता है मैंने उन सभी को चेक कर लिया है, सभी ने रेजिस्ट करने की कोशिश भी नहीं की, उनका सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने उन्हें सिर्फ एक ही मूव में मार डाला। वो भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि इस बार की ट्रिप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और उसकी टीम ब्लैक ड्रैगन में 5 लोगों को मार देते हैं और उनको मारने के बाद आगे चले जाते हैं, जबकि ब्लैक ड्रैगन की बाकी की टीम वहाँ पर आती है और वो सारे अपने मरे हुए लोगों को एनालाइज कर रहे होते हैं। उनका लीडर उन सबसे कहता है लगता है कि हमारी जो ट्रिप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, यहाँ पर कोई तो स्ट्रॉन्ग है जिसने हमारे लोगों को मार डाला है। वहीं पर ब्लैक ड्रैगन के लोग अपने लोगों की लाशों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कहीं ये काम स्वर्ड सेक्टर वालों ने तो नहीं किया, मुझे तो उन्हीं का काम लगता है। दूसरे वाला उसे कहता है नहीं, मुझे ये उनका काम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 लोग मरे हैं और 5 में से सिर्फ एक बार ही तलवार से वार किया गया है, जबकि बाकी सभी को ब्रूटल फोर्स से मारा गया है। इसका मतलब ये स्वर्ड वालों का काम नहीं है। उनका लीडर उन सब से कहता है हमारे ब्लैक ड्रैगन के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे गोल्डन फैमिली के हेयर या फिर 5 डायनेस्टी में से आए हुए लोगों या फिर 5 कॉलेजेस में से कोई लोग यहाँ पर आए होंगे। उन्हीं के स्टूडेंट्स के अलावा हमारे ब्लैक ड्रैगन के स्टूडेंट्स को मारना इतना आसान काम नहीं है, वही ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मुझे एक डाउट है, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़ी बड़ी फोर्सेस इस तरह के गंदे काम खुद नहीं करते, बल्कि अपने हेंचमैन या फिर अपनी नीचे वाली छोटी फैमिलीज के लोगों को यहाँ पर बेचते हैं। उसका साथी उसे कहता है बॉस इस बात का क्या मतलब है? वो उसे कहता है मुझे लगता है कि इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ मिंग और उसकी टीम को दिखाते हैं जो कि जंगल के अंदर से चलते हुए ग्रेविटी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग जंगल को पार करके जैसे बाहर निकलते हैं तो सामने पहाड़ियाँ होती हैं। इस माउंटेन रेंज को ग्रेविटी हिल कहा जाता है। लैंसू अपना मैप ओपन करती है और कहती है मास्टर ने मुझे इस बारे में बताया था, मास्टर ने कहा था अगर हमें ये जगह मिलती है तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेविटी ग्रास मिलेगी। मिंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है ग्रेविटी बॉडी पिल को रिफाइन करने के लिए जो ग्रेविटी ग्रास उगती है वो यही इसी माउंटेन के ऊपर मिलेगी। जिपिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने सुना है कि सिर्फ एक ग्रेविटी ग्रास का तिनका सिर्फ 50 मार्शल कॉइंस का बिकता है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ग्रेविटी ग्रास के तिनकों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा महंगे बिकेंगे। हम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटी ग्रास को काट लेते हैं। लैंसू से कहती है इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इस मैप के ऊपर मेरे मास्टर ने एक रिमाइंडर भी छोड़ा हुआ है। मास्टर ने वार्निंग दी है, क्योंकि इसे ग्रेविटी हिल कहा जाता है। जितना ज्यादा हम माउंटेन के ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी का वजन बढ़ता जाएगा और हमारे लिए चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम लोग चलते हुए किसी ऐसी जगह तक पहुँच गए जहाँ पर तुम्हारी बॉडी का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम चल भी नहीं सकते, तो तुम कभी भी नीचे नहीं उतर पाओगे, वहीं पर तुम क्रश हो जाओगे। जिपिंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही अपने हाथों से जाने दें? हमारे पास ग्रेविटी ग्रास को हासिल करने का बहुत ही अच्छा मौका है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर मैंने अभी भी अपनी एनर्जी से सेंस किया है, यहाँ पर नीचे वाले एरिया में जितनी भी ग्रेविटी ग्रास थी वो सारी की सारी यहाँ पर हमसे पहले आने वाले स्टूडेंट्स काट कर ले गए हैं। अब तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ग्रेविटी ग्रास बची है, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिंग गैंग उन दोनों से कहता है हम दोनों तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम दोनों ऊपर तक नहीं जा पाएंगे, हम लोग बस यहीं तक आ सकते थे, इसलिए तुम दोनों ऊपर जाओ और जाकर ग्रेविटी ग्रास को देखो। अगर तुम्हें वहाँ पर ग्रेविटी ग्रास मिलती है तो उसे काट कर ले आना, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। जिपिंग उनसे कहता है हाँ हम लोग यहीं पर इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कोई भी तुम्हारा पीछा न करे, कोई तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगा। मिंग उन दोनों से कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार हम लोग ऊपर चले जाएं, वहाँ पर हमें जितनी भी ग्रेविटी ग्रास मिलेगी उसे हम लोग 50-50 बांट लेंगे। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं जितना कर सकते हो सिर्फ उतना ही करना, ज्यादा मेहनत मत करना, अगर तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर नीचे आ जाना। मिंग और लैंसू दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ग्रेविटी हिल के ऊपर चलना शुरू करते हैं। वो लोग काफी देर तक चलते हैं, काफी
काफी देर तक चलने के बाद मिंग के पाँव कांपना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका वजन बढ़ने से उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। मिंग लैंसू से कहता है मुझे महसूस हो रहा है हर बार जब हम लोग 50 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं तो मेरी बॉडी का वजन पहले से डबल हो जाता है, मेरे लिए चलना मुश्किल होता जा रहा है। लैंसू से कहती है जितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर रुकेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी का वेट बढ़ेगा और हमारे लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। चलो जल्दी से ऊपर जाते हैं और जाकर ग्रेविटी ग्रास को ले आते हैं। साथ ही वो मिंग से कहती है हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पहले ऊपर चले जाओ। लेकिन साथ ही लैंसू शर्माते हुए मिंग से कहती है जितना ज्यादा तुम ऊपर की तरफ जाते जाओगे उतना तुम्हारी बॉडी का वेट बढ़ेगा और तुम्हारी फिजिकल एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी माना की एनर्जी को रिप्लेनिश कर लें। मिंग उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है और फिर वो दोनों वहीं पर खड़े होकर किस करते हैं। किस करने से मिंग की बॉडी की एनर्जी वापस आ जाती है। लैंसू से कहती है चलो अब तुम्हारी एनर्जी वापस आ गई है, अब जाओ और जाकर सारी की सारी ग्रास ले आओ। मिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि लैंसू मेरे साथ है, ऐसे मेरी एनर्जी खत्म होने लगेगी। मैं इसको किस करने के बाद फिर से अपनी एनर्जी को फिर वापस ले आऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, मैं तो इस हिल की टॉप पर भी पहुंच सकता हूँ। मिंग लैंसू से कहता है ठीक है तुम यहीं पर आसपास ग्रेविटी ग्रास को देखो, मैं इसकी टॉप पर जा रहा हूँ। मिंग भी अकेले ही चलता हुआ काफी आगे तक चला जाता है। मिंग कहता है लैंसू से मैंने जितनी भी एनर्जी ली थी वो सारी खत्म हो गई है, यहाँ पर आने तक मेरी बॉडी का वेट 20% ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। मिंग उसे कहती है मास्टर विव हिल के टॉप तक पहुँचने तक आपको 300 स्टेप्स और ज्यादा पार करने हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। मिंग कहता है अब मैं इस माउंटेन के मिडिल पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर हर तरफ ग्रेविटी ग्रास है। मिंग बिमिंग से कहता है अगर तो मुझे टॉप पर जाने के बाद भी सिर्फ यही ग्रास मिलने वाली है तो फिर मुझे वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मुझे चेक करने दो, मैं देखकर बताती हूँ कि ऊपर कोई खजाना है या नहीं। बिमिंग चेक करने के बाद उसे कहती है मास्टर मुझे लगता है कि आपको ऊपर जरूर जाना चाहिए, ऊपर बहुत सारा खजाना है। बिमिंग कहती है मास्टर हिल के टॉप के ऊपर हजारों साल पुरानी ग्रास है जिसके अंदर फल भी लग चुके हैं, आप उसको ग्रेविटी ग्रास का किंग भी कह सकते हैं। उसके साथ जो फल है वो हजारों साल के बाद निकलता है और कोई भी अभी तक हिल टॉप के ऊपर नहीं जा पाया। मिंग उसे कहता है क्या वाकई में वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, चलो फिर ठीक है हम लोग टॉप पर जाएंगे। नेक्स्ट सीन लैंसू का दिखाया जाता है। लैंसू अभी मिडिल में ही होती है, वो वहीं पर ग्रेविटी ग्रास ढूंढ रही होती है। वहाँ पर उसे ग्रेविटी ग्रास का एक पौधा नजर आता है जिसके साथ एक छोटा सा फल भी लगा होता है। लैंसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसे तोड़ लेती हूँ। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगती है एक लड़का वहाँ पर आता है और अपनी तलवार वहाँ पे रख लेता है। वो लड़का लैंसू से कहता है हालांकि ये फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन ये तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है जितनी तुम खूबसूरत हो। लैंसू से कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो लड़का उसे कहता है मेरा नाम जानवी है और मैं स्वर्ड सेक्टर से हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है, तुम कौन से सेक्टर से हो, मुझे लगता है कि मैंने पहले तुम्हें कभी देखा है। लैंसू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये लोग तो स्वर्ड सेक्टर से हैं, मास्टर ने कहा था कि इनसे बचकर रहना है। लैंसू से कहती है लगता है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया है, मैं स्वर्ड सेक्टर से किसी को नहीं जानती। लैंसू से कहती है मुझे लगता है कि तुम लोग भी यहाँ पर ग्रेविटी ग्रास के लिए आए हो, अभी ठीक है मैं किसी और जगह पर चली जाती हूँ, तुम लोग यहाँ से ग्रेविटी ग्रास हासिल कर सकते हो। जानवी भागता हुआ उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ग्रेविटी ग्रास चाहिए तो मेरे पास जितनी है वो मैं तुम्हें सारी दे सकता हूँ। लैंसू से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं तुमसे ये नहीं ले सकती, मैं अपने लिए ग्रास होती ढूंढ लूंगी। जानवी कहता है मुझे ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद आई। वो लैंसू से कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ग्रेविटी ग्रास को चुन सकता हूँ, हम दोनों मिलकर ग्रेविटी ग्रास को इकट्ठा करते हैं। लैंसू से कहती है हाँ कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। लैंसू सोच रही होती है ये लड़का इतना ज्यादा वीक नहीं है, मैं इसके साथ फाइट करके जीत नहीं पाऊंगी, इसलिए फिलहाल इसे अपने साथ रखने में ही भलाई है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसको मार डालूंगी। नेक्स्ट सीन ग्रेविटी हिल के टॉप का दिखाया जाता है। मिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। मिंग वहाँ पर जाने के बाद ग्रेविटी ग्रास किंग का ना फ्रूट होता है उस सारे फ्रूट को उतार लेता है। मिंग कहता है मैं ग्रेविटी ग्रास का फ्रूट पहली बार देख रहा हूँ। बिमिंग उससे कहती है मास्टर सिर्फ वही ग्रेविटी ग्रास इस तरह का फ्रूट पैदा करती है जो कि 1000 साल पुरानी हो, इसलिए तो इसको ग्रेविटी ग्रास किंग कहा जाता है। ये फ्रूट बहुत ज्यादा महंगा है, इसे आप अपने पास रख ले। मिंग उसे कहता है इस फ्रूट का वजन तो बहुत ज्यादा है, ये तो हजारों पाउंड में है, लेकिन फिर भी ये एक छोटे से तिनके के ऊपर लगा हुआ था। ये मैजिकल केक तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मिंग बिमिंग से कहता है यहाँ पर सिर्फ 18 ही फल थे, मैंने वो सारे के सारे तोड़ लिए हैं और उन्हें अपने स्पेस लॉकर में भी रख लिया है। अब चलो यहाँ से जल्दी से नीचे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर ठीक है हम लोग नीचे चलते हैं, लेकिन उस स्टोन टैबलेट के ऊपर एक ब्रॉन्ज का टोकन रखा हुआ है, आप उस टोकन को भी उठा ले, मुझे लगता है वो आपके काम आएगा। मिंग उस स्टोन टैबलेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है बिमिंग इस टोकन के बारे में क्या हाथ
पास है। मुझे तो ये बिल्कुल आम सा लग रहा है, इसका टेक्सचर और इसका वर्कमैनशिप ये बिल्कुल आम जैसे टोकन जैसा है। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे नहीं पता कि ये टोकन किस लिए है, लेकिन इसके अंदर से एंशिएंट एनर्जी निकल रही है। इस टोकन के अंदर से जो एंशिएंट एनर्जी निकल रही है ये सेम वैसी एनर्जी है जैसी कि इस मैजिकल रिवर केव के अंदर से निकल रही है। मिंग उस टोकन को उठा लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इसे अपने पास रख ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ता है वो टोकन चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो मिंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। मिंग उसे कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि टाइजी गॉड्स ने टोकन को यहाँ पर रखा होगा ताकि जो भी ग्रेविटी हिल तक पहुँच सके उसे इनाम के तौर पर उनकी ये सारी एंशिएंट एनर्जी मिल सके। मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस टोकन के अंदर एक फॉर्मेशन अरे थी जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को डबल कर सकती है। जैसे ही आपने इसको अपने हाथ में पकड़ा, इसने आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उस सब को डबल कर दिया है। यानी कि इस हिल को नीचे से ऊपर तक चढ़ के आने तक आपने जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को जाया किया था वो सारी की सारी पहले से डबल होकर आपके पास वापस आ गई है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये टोकन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर जो फॉर्मेशन अरे थी वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मिंग से कहता है, मुझे लगता है कि इस रिवर केव के अंदर और भी बहुत सारे टोकन्स होंगे जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी होगी। चलो हमें और भी ज्यादा टोकन्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट सीन फिर से लैंसू और जियानवी का दिखाया जाता है। वो लोग चलते हुए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। जियानवी लैंसू से कहता है, जितना हम लोग इसके अंदर जाते जाएंगे उतना ज्यादा डेंजर बढ़ता जाएगा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। लैंसू से कहती है, तुम्हारी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे साथ कोई है, मेरा दोस्त मेरे साथ है। जियानवी उसे कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है वो? वहीं पर मिंग को दिखाते हैं जो कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और उसे कहता है, ये मेरी बात कर रही है। मिंग ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाता है। लैंसू से कहती है, तो तुम वापस आ गए, तुम्हें वहाँ पर क्या मिला? मिंग उससे कहता है, मुझे वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना मिला है। मिंग लैंसू से पूछता है, ये लड़का कौन है? जियानवी उसे कहता है, मेरा नाम जियानवी है और मैं स्वर्ड सेक्टर के चीफ का बेटा हूँ। मेरे डैड का नाम जियानफेंग वी है। और तुम कौन हो? इस साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि इस लड़की के पास इसका दोस्त जो होगा वो एक मेल होगा, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ये लड़का मेरे जितना हैंडसम नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी भी एक चांस है इस लड़की को पटाने का। मिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये जियानफेंग वी का बेटा है। हमारे चीफ ने पर सेक्टर वालों को मारने का कहा था और उन्होंने बताया था कि उसका बेटा भी इस बार आ रहा है। मैं तो इसी को ढूंढने वाला था और ये खुद से मेरे पास आ गया है। मिंग जैसे ही उसको देखता है, मिंग का दिल कर रहा होता है उसे मारने का। इसी वजह से उसके ग्लव के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। लैंसू उसके ग्लव्स की तरफ देखती है और कहती है, लगता है ये इस पर अटैक करने वाला है। लैंसू भी अपने वेपन को रेडी कर लेती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर जियानवी उसके सामने खड़ा होता है। जियानवी स्वर्ड सेक्टर के चीफ का बेटा है जिसको इसने मारना है और उसके चीफ ने स्पेशली इसे कहा था, हम पर भी स्वर्ड सेक्टर वाले मिले, उन्हें मार डालना। मिंग भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मिमिंग उसे कहती है, मास्टर आप इसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके हाथ में जो वेपन है वो एक 4th ग्रेड का वेपन है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद अपने गुस्से को शांत करता है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब मैं यहाँ पर नहीं था तुमने मेरी घर का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और यहाँ पर तो सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ड सेक्टर एक टॉप सेक्टर है। जियानवी भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, चलो शुक्र है तुम्हें इस बारे में तो पता है कि हमारा स्वर्ड सेक्टर बाकी के सारे सेक्टर से टॉप सेक्टर है, ये किसी से भी कम नहीं है। मिंग उसे कहता है, मेरे मास्टर का नाम ब्यांडे जी है, उन्होंने मुझे एक बार बताया था तुम्हारे फादर मेरे मास्टर दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे फादर एक बहुत बड़े बिग शॉट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जियानवी उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, मैंने कभी अपने डैड के मुँह से ब्यांडे जी के बारे में नहीं सुना, ये कौन सा बंदा है? लेकिन साथ ही वो कहता है, चलो जो भी हो, उसके मास्टर ने मेरे डैड की तारीफ की है, चलिए इतना ही काफी है। जियानवी उसे कहता है, तो इसका मतलब तुम मास्टर ब्यांडे जी के स्टूडेंट हो? मुझे अपने डैड ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, वो भी एक बहुत ही महान मास्टर है। मिंग उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम लोग हमें यहाँ पर मिल गए हो। हमें लगता है कि हमें रास्ते में तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्वर्ड सेक्टर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे होते हुए हम पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। जियानवी उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा महान है, अगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई भी दूसरा सेक्टर वाला तुम्हारे करीब नहीं आएगा। लेकिन गोल्डन फैमिली के हेयर्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, गोल्डन फैमिली के मास्टर्स भी यहाँ पर हैं, अगर उन्होंने अटैक किया तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथ ही जियानवी अंदर से सोच रहा होता है, रास्ते में मैं इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करूंगा और जब भी कोई अटैक करने के लिए आएगा मैं मिस लैंसू को बचा लूंगा और उसकी नजर में एक हीरो बन जाऊंगा और फिर इस लड़के को छोड़कर लैंसू मेरे पास आ जाएगी। मिंग हैरान होकर उसे कहता है, क्या ये गोल्डन फैमिली वाले यंग मास्टर क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि स्वर्ड सेक्टर वाले भी उनके सामने नहीं टिक सकते? जियानवी उसे कहता है, तुम्हें इस बारे
में तो पता ही होगा, हमारे जितने भी छोटे सेक्टर्स हैं ये सारे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 तक हैं और हमारा स्वर्ड सेक्टर भी इन्हीं 1 और 9 के दरमियान में है। लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे होली कॉलेजेस हैं और होली लैंड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनके साथ ही गोल्डन फैमिलीज के यंग मास्टर हैं जो कि इन कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। वो सुप्रीम पावर्स हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर इन कॉलेजेस के बाद 1000 ईयर ओल्ड रिलीजियस सेक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये जितने भी यंग मास्टर्स हैं ये अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ पंगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ड सेक्टर के बहुत सारे डिसाइपल्स आए हुए हैं। मिंग सोच रहा होता है ये लेंसू को इम्प्रेस करने के लिए अपना सब कुछ बता रहा है। इसने अपने सारे राज की बातें बता दी है कि यहाँ पर इनके कितने साथी हैं। मिंग उसे कहता है लगता है कि तुम लोगों के पास कोई प्लान है इस मैजिकल रिवर की सेकंड लेयर पर जाने के लिए। तुम्हारा कौन सा प्लान है मुझे भी तो बताओ। जियानवी उसे कहता है तुम्हें सेकंड लेयर में जाने के लिए कम से कम एक टोकन की जरूरत पड़ती है जो कि मिस्टीरियस टोकन होता है और उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। और उनमें से एक टोकन तो ग्रेविटी हिल के टॉप पर पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर मैं भी नहीं जा सकता, तो तुम तो इस बारे में सोचना भी मत कि तुम वहाँ पर जा सकती हो, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जबकि मिंग हंस रहा होता है और कहता है, जबकि मिंग सोच रहा होता है इसको तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो उस टोकन को पहले से अपने लिए हासिल कर लिया है। जियानवी उसे कहता है यहाँ पर आने से पहले ही मेरे फादर ने मुझे 2 टोकन दिए थे, यहाँ पर तुम्हारे पास जितने ज्यादा टोकन होंगे उतने ज्यादा एरियाज में तुम जा सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और लेंसू से कहता है लेंसू चलो यहाँ से चलते हैं, ये लड़का तो कुछ लंबी लंबी छोड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसी काम का है। जियानवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है यहीं पर रुको, और वो मिंग से कहता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, इसलिए तुम इस लड़की से दूर हट जाओ, ये लड़की अब मेरी है। मिंग उसे कहता है लेंसू के बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, लेकिन इसने उन सभी को छोड़कर मुझे चूज किया है। और लेंसू से कहता है लेंसू इन सभी के सामने हमारे रिलेशनशिप को प्रूव करो, और लेंसू उसकी गाल पे किस करती है। ये देखकर जियानवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिंग उसे कहता है अब जबकि तुमने देख लिया है लेंसू मेरी है, इसलिए तुम्हें हम दोनों से दूर रहना है। जियानवी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, उसके बाद ही ये लड़की मुझे मिल सकती है। मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उसे उंगली दिखाते हुए कहता है तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा, उसके बाद ही तुम मुझे मार सकोगे। जियानवी भी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जंप करते हुए उसके पीछे लग जाता है। वो दोनों भागना शुरू करते हैं। मिंग आगे आगे होता है जबकि जियानवी उसके पीछे पीछे होता है। भागते भागते वो दोनों काफी दूर आ जाते हैं। मिंग भागते हुए बिमिंग से कहता है तब मैंने उस टोकन की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, उस एनर्जी के मेरी बॉडी में जाने की वजह से ग्रेविटी का मेरी बॉडी के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर आसानी से भाग सकता हूँ। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर टोकन के अंदर जो स्पेशल अरे थी जिसकी वजह से आपको ये सारी पावर मिली है जिसने आपकी एलिमेंट्री फोर्स को डबल कर दिया है, ये एक स्पेशल अरे थी और इसके बारे में रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक एंशिएंट अरे थी, आप बहुत ज्यादा लकी हैं जो आपको ये पावर मिल गई। मिंग भागते हुए पीछे की तरफ देखता और कहता है लगता है कि जियानवी बहुत ज्यादा थक चुका है। जियानवी भागते हुए थक जाता है और वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है रुको मुझे तुम्हें मारने दो। मिंग ऊपर जाके बैठ जाता है और उसे कहता है तुम लोग तो सिर्फ 100 स्टेप भी भागे होंगे, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो, तुम तो मेरा पीछा भी नहीं कर सकते। जियानवी फिर से अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की, स्वर्ड सेक्टर को तुमने ऑफेंड किया है, मैं यहीं पर तुम्हारे पीसेस करने वाला हूँ। मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं सकते, तुम मुझे मारोगे कैसे। मिंग ने अपने पास से ग्रेविटी हिल से लाए हुए फ्रूट को पकड़ा होता है और साथ ही उसके अंदर अपनी पावर को इम्ब्यूट करते हुए एक जबरदस्त थ्रो लगाता है और उस फल को जियानवी की तरफ फेंक देता है। जियानवी अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जियानवी की शील्ड के साथ जैसे ही वो फल टकराता है उसकी शील्ड टूट जाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। मिंग कहता है तुम्हारी ये शील्ड और तुम्हारी ये तलवार ये दोनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग है, हमारे हाथ में तो काफी अच्छा खजाना है, अब मुझे ये तलवार तुमसे चाहिए। मिंग अपने पास से एक और फल निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। जियानवी हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इस फल के साथ मुझ पर अटैक करोगे और मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए ग्रेविटी फ्रूट को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और मिंग से कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम सेम ट्रिक को 2 बार यूज कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एक ही ट्रिक में 2 बार फंसूंगा। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो सामने से मिंग गायब हो चुका होता है। मिंग तो उसके पीछे होता है। मिंग उसके पीछे वाली साइड से अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसके सर को पिचका देता है और वो वहीं पर मर जाता है। मिंग उसे मारने के बाद कहता है चाहे तुम एक टॉप सेक्टर से क्यों ना यहाँ पर आए हो और तुम चीफ के बेटे ही क्यों ना हो, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मरना तो तय था, तुम्हें कोई भी यहाँ पर बचा नहीं सकता था। जियानवी के मरने के बाद उसकी तलवार वहीं पर पड़ी होती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये तलवार बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप इसको अपने पास रख लें। मिंग उस तलवार को उठा लेता और कहता है ये तलवार बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। बिमिंग उसकी बॉडी को स्कैन करने के बाद कहती है मास्टर इसकी बॉडी पर बहुत सारी कीमती चीजें हैं, 2 टोकन इसने कहा था कि इसके डैड ने इसे 2 टोकन दिए हैं, वो 2 टोकन भी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन साथ में और भी खजाना है, वो सारा आप ले ले। मिंग अपने स्पेस लॉकर को एक्टिवेट करता है और उसके पास जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ अपने स्पेस लॉकर में रख लेता है। नेक्स्ट सीन ग्रेविटी हिल के नीचे का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग गैंग और जिपिंग दोनों एक दरख्त के पीछे छुपे होते हैं। जिंग गैंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मिंग ब्लैक ड्रैगन के एरोगेंट गाय को हरा सकेगा, उनका कैप्टन काफी
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिपिंग उसे कहता है मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मिंग बहुत बड़ा जीनियस है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ तक कि हमारे चीफ भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जिंग गैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, हमें भी मिंग को परेशान नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में हमारे दुश्मन बन जाए। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं, हालांकि हम सभी लोग अपने ग्रेड 9 डिसाइपल स्टेज पर हैं, लेकिन फिर भी मिंग हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर के बाद मिंग और लैंसू नीचे आ जाते हैं। वो दोनों भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं तुम्हें वहाँ पर क्या मिला। मिंग उनसे कहता है बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग चलते हुए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर ब्लड का एक रिवर बह रहा होता है। मिंग कहता है लगता है कि हम लोग सेकंड पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं, जिसका नाम होली ब्लड मार्श है। मिंग कहता है जैसे हम लोग ग्रेविटी हिल से नीचे उतरे, हमें तुम लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र थी, इसलिए हम लोग भागते हुए तुम्हारे पास आ गए, क्योंकि हमें लगा शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ ना हो। मुझे फिक्र इस बात की भी थी क्योंकि मैंने वहाँ पर हिल के ऊपर वर्ल्ड सेक्टर के चीफ के बेटे को मार डाला है। मिंग की ये वाली बात सुनते ही जिंग गैंग और जिपिंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुमने उसके चीफ के बेटे को मार दिया है। मिंग उसे कहता है यहाँ पर ऊंची आवाज में बात मत करो, कोई भी सुन सकता है, किसी को इस बारे में नहीं पता कि मैंने उसे मारा है। तो जल्दी से हम लोग अपने सेकंड एरिया को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं, जबकि वहीं पर होली ब्लड मार्श के शोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ब्लड मार्श के अंदर एक स्पिरिचुअल फ्लावर होता है, जबकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी शार्क्स घूम रही होती हैं। यहीं पर एक गोल्डन फैमिली के लड़के को दिखाते हैं, उसके साथ उसका नौकर भी होता है। उसका नौकर उसे कहता है यंग मास्टर आप तो बहुत ज्यादा लकी है, यहाँ पर ब्लड मार्श के अंदर एक प्योरीफाइड स्पिरिचुअल फ्लावर है, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यंग मास्टर उसे कहता है मुझे अपने लक पर पूरा भरोसा है, मुझे पता था मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यंग मास्टर उसे कहता है हालांकि ये सारे शार्क बीस्ट ये सेकंड लेवल के बीस्ट हैं, लेकिन ये सारे पानी के अंदर हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और ऊपर से मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं जाना। उसका नौकर उसे कहता है यंग मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सोल्यूशन है। वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से मिंग और उसकी टीम आ रही होती है। नौकर अपने यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर हम इन चारों को उठाकर पानी के अंदर फेंक देते हैं, इससे वो सारी की सारी शार्क्स इनको खाने के लिए इनकी तरफ आ जाएंगे और फिर हम लोग आसानी से स्पिरिचुअल फ्लावर को वहाँ से निकाल लेंगे। जबकि मिंग भी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारी इस बात को सिर्फ मजाक समझ लेता हूँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। यंग मास्टर का नौकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम हमारे यंग मास्टर के लिए उनकी कामयाबी की एक सीढ़ी बनोगे, वो तुम्हारे ऊपर पाँव रखकर आगे बढ़ेंगे। जिपिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने लगता है यंग मास्टर का नौकर उसे जबरदस्त पंच मारता है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन जिपिंग जल्दी से उसके पंच को डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ हटता है वो नौकर फिर से आगे बढ़ता है और उसे पकड़ने लगता है। जिपिंग ये देखकर बहुत सा घबरा जाता है, लेकिन उसी वक्त मिंग की एंट्री होती है। मिंग आगे बढ़ता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही उसके हाथ को भी पकड़ लेता है। वो नौकर अपने हाथ को उसकी ग्रिप से आजाद नहीं करवा पाता और साथ ही मिंग अपने पाँव को उठाता है और उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और वो नौकर वहीं पर मर जाता है। यंग मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरे नौकर को मार दिया है, लगता है कि हमें इस मसले को बात करके सुलझा लेना चाहिए, वरना यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और उसकी टीम का सामना एक यंग मास्टर और उसके नौकर के साथ होता है। मिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए यंग मास्टर के नौकर को मार देता है। ये देखकर यंग मास्टर तो पहले काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो शांत होकर उसे कहता है हमें लगता है कि हमें इस मसले को बात करके सुलझा लेना चाहिए, वरना यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होगा। मिंग कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, इस यंग मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी और इसका ग्रेड बिल्कुल आपके बराबर का है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ आपसे बहुत ज्यादा है। मिंग बाकी के तीनों से कहता है तुम तीनों पीछे रहो, मुझे इसके साथ डील करने दो। यंग मास्टर मिंग से कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, तुमने मेरे नौकर को मारा है, अब बदले में तुम उसे रिप्लेस करो और मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और साथ में इन तीनों को भी छोड़ दूंगा। मिंग हंसते हुए उससे कहता है तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाहती हो, हमारे सपने तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। यंग मास्टर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को मना करने की, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं गोल्डन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तुम्हारे इसी बुरे एटीट्यूड की वजह से तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई है, तुम यहीं पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। यंग मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद मिंग से कहता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेको और अपनी नाक को रगड़ो, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है या नहीं। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये गोल्डन फैमिली का यंग मास्टर है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी क्योंकि इसने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखा हुआ है। इसकी स्ट्रेंथ रिलीजियस सेक्टर के डिसाइपल्स के बराबर होगी, हालांकि इसका ग्रेड अभी आपके बराबर का है, लेकिन
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके पास जितनी स्ट्रेंथ है वो एक वॉरियर ग्रेड के 4 लेवल की है। मिंग उसे कहता है जानवी ने भी गोल्डन फैमिली वालों के बारे में बताया था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है ये मास्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मिंग हंसते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं कि ये यंग मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो इससे फाइट करने के बाद ही पता चलेगा। यंग मास्टर भी इसके साथ फाइट ट्राई करने के लिए रेडी हो जाता है। यंग मास्टर पलक झपकने की स्पीड से एक स्पेशल मूव जिसका नाम शैडो डॉज होता है उसको यूज करते हुए मिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन मिंग भी उसकी अटैक को अवॉइड कर लेता है। लेकिन साथ ही ऐसी मिंग पीछे की तरफ डॉज कर रहा होता है, वो अपने पंखे को घुमाता है जिसकी वजह से मिंग के चेहरे पे कट लग जाता है। मिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। मिंग अभी हवा में ही होता है कि वो अपने पास एक टैलिस्मैन निकालता है और उसकी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम हवा में मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे, अब तो तुम्हारा मरना तय है। उसके स्पेशल स्किल का नाम फायर पाइथन फ्लेम होता है। लेकिन मिंग हवा में अपने शूज के अंदर लगे हुए जेट को यूज करते हुए टेस्ट स्टेप को यूज करता है और उसकी फ्लेम को दूसरी तरफ मोड़ देता है और अपने आप को बचा लेता है। पीछे एक जबरदस्त धमाका होता है जबकि मिंग नीचे उतर आता है। मिंग नीचे उतरने के बाद यंग मास्टर से कहता है अगर तुम अपने उस अटैक में कामयाब हो गए होते तो अब तक तुम्हें मर चुका होता, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो। यंग मास्टर भी हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम भी काफी ज्यादा काबिल हो, तुमने मेरे 2 अटैक्स को डॉज किया है, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और वो अपने पंखे को खोलता है। इस बार उसके पंखे के अंदर से बहुत सारे ब्लेड्स निकल आते हैं। यंग मास्टर भागता हुआ मिंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हारा सर काटूंगा। जबकि मिंग उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने ग्लव्स को सामने की तरफ करता है, लेकिन वो एक बार अटैक करने के फौरन बाद ही अपने पंखे को पीछे की तरफ खींच लेता है और अपने दूसरे हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, चलो अभी देखते हैं तुम इसको कैसे डॉज करते हो। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जबकि मिंग बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है और कहता है मैं स्लो नहीं हूँ बल्कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्लो हो। यंग मास्टर भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। मिंग पीछे वाली साइड से उसके सर पे पंच मारता है, लेकिन उसी वक्त यंग मास्टर पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। नीचे का ग्राउंड भी शैटर हो जाता है। मिंग का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यंग मास्टर के बाजू के ऊपर से सारे कपड़े भी फट जाते हैं और उसका बाजू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जबकि मिंग के ग्लव्स के अंदर भी बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। मिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरा ग्लव लेवल 8 का मार्शल आर्ट का वेपन है, लेकिन इसने सिर्फ अपने हाथ से ही इसको तोड़ दिया। फिर वो दोनों ही पीछे की तरफ जंप करते हैं। यंग मास्टर से कहता है तुम तो वाकई में अच्छे हो, आज तुम पहले हो जिसने मुझे पीछे हटने पर मजबूर किया है और मेरी ये हालत कर दी है। मिंग उसे कहता है लास्ट अटैक की वजह से तुम्हारे बाजू की सारी मेरेडियंस बर्बाद हो चुकी हैं, तुम अपने इस बाजू में की को कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? लेकिन यंग मास्टर हंसते हुए साथ ही अपनी शर्ट भी उतार देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं गिव अप करने वाला हूँ। वो पहले तो अपनी शर्ट उतारता है और उसके बाद अपने बालों के अंदर लगी हुई पिन को भी निकाल देता है। यंग मास्टर उसे कहता है मैं इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है जो कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रेयर है, चलो फिर कुछ मजा करते हैं। यंग मास्टर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं तुम मुझे अपना नाम बताओ और तुम कौन से सेक्टर से हो, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह के राइवल से कभी नहीं मिला जो कि मेरी पावर के साथ मैचअप कर सके। मैं तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखूंगा। मिंग भी हंसते हुए उससे कहता है अब जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर तुम्हें मेरा नाम याद रखने की क्या जरूरत है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है जिसकी मदद से ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन इससे इसकी की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये इस मूव को सिर्फ 1 या 2 बार ही यूज कर पाएगा। यंग मास्टर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बना लेता है और उसे कहता है ये तो अफसोस की बात है कि तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया और न ही सेक्टर का बता रहे हो, न ही तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो, हालांकि तुम मेरे नौकर बनकर बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। जिपिंग और जिंग गैंग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो यंग मास्टर है गोल्डन फैमिली का, ये तो पहले ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब ये जो पावर रिलीज कर रहा है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जिंग गैंग कहता है इसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्या मिंग इसका सामना कर पाएगा? बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी विजुअल फिंगर टेक्निक को यूज करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी विजुअल फिंगर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है तो वो सामने से गायब हो जाता है। मिंग का पंच सीधा आकर जमीन पर लगता है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है वो तो सामने से गायब हो गया। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर देखकर तुम एक अरे फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो। मिंग अपने नीचे की तरफ देखता है तो नीचे से बहुत सारी आइस निकलती है जो कि उसकी टांगों को पकड़ लेती है और वो वहीं पर फिक्स हो जाता है। जबकि उसी वक्त यंग मास्टर को दिखाते हैं जो कि पीछे वाली साइड से मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो जैसे मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त लैंसू आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। लैंसू से कहती है तुम इस तरह मिंग को नहीं मार सकते, तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। यंग मास्टर भी पीछे की तरफ हट जाता है। यंग मास्टर हंसते हुए कहता है ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, यहाँ पर तो एक और जीनियस है, उन दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। लैंसू बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं यंग मास्टर के चेहरे के ऊपर एक टैलिस्मैन चमकता है। तो उसी वक्त मिंग की तरफ भी दिखाते हैं, वहाँ पर जितनी भी आइस अरे होती है उसके पाँव के नीचे जितनी भी आइस होती है वो सारी की सारी शैटर हो जाती है और मिंग आजाद हो जाता है। लैंसू
लेंसू अपनी तलवार जो कि उसके पेट के अंदर दंसाई थी वो अपनी तलवार की तरफ देखती है तो उसकी तलवार के ऊपर एक टेलिस्मन होता है, जबकि यंग मास्टर वहाँ पर नहीं होता। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि उसने अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज किया था जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी एनर्जी जाया हो गई थी। वो लेंसू के साथ फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। लेंसू भागते हुए मिंग के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मिंग उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। अगर तुम आगे बढ़कर उस पर अटैक नहीं करती तो मुझे अपने चीफ के दिए हुए हेजहॉग वाले आर्मर को यूज करना पड़ना था। मिंग बिमिंग से कहता है, ये किस तरह का टेलिस्मैन है जिसको उसने यूज किया है, मैं इसको पहले नोटिस क्यों नहीं कर पाया? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये कोई आम सा टेलिस्मैन नहीं है, एक स्पेशल टेलिस्मैन है, इसका नाम ब्लड पपेट टेलिस्मैन है, सिर्फ बड़ी फैमिलीज वाले ही इसको यूज कर सकते हैं। तुम्हें बस अपने ब्लड को इस टेलिस्मैन पेपर के ऊपर डालना है और इससे तुम्हारा एक डुप्लीकेट पपेट बन जाएगा। इससे जो पपेट बनेगा इसके यूजर के बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इसका यूजर होगा, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसके बराबर ही होगी। मिंग कहता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पर और कितने ज्यादा पावरफुल राइवल्स हैं, यहाँ पे किसी गोल्डन फैमिली के यंग मास्टर्स हैं, हमें उन सभी का सामना करना पड़ेगा या फिर उन सबसे बचकर रहना पड़ेगा। जिपिंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना बैकअप लेकर यहाँ पर आएगा? जिंग गैंग कहता है, अगर वो बैकअप लेकर यहाँ पर आता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हम लोग उन सब का सामना नहीं कर पाएंगे, चलो यहाँ से जल्दी से चलते हैं। मिंग उसे कहता है, हम लोग यहाँ से चलेंगे लेकिन अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो स्पिरिचुअल फ्लावर को भी निकाल लेते हैं, हम इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। हमने यहाँ पर बहुत सारी फाइट करने के बाद जो मौका हासिल किया है वो स्पिरिचुअल फ्लावर तो मुझे चाहिए, लेकिन यहाँ पर होली ब्लड मार्श के अंदर बहुत सारी ब्लैक शार्क्स हैं और जो सेकंड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, पानी के अंदर इनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि पानी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मिंग कहता है, इसीलिए तो वो यंग मास्टर यहाँ पर आकर रुका हुआ था क्योंकि वो भी इन शार्क्स के साथ फाइट नहीं करना चाह रहा था। बिमिंग मिंग से कहती है, मास्टर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग इस स्पिरिचुअल फ्लावर को आसानी से हासिल कर सकते हैं। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर इस टेलिस्मैन के ऊपर उसका ब्लड अभी भी लगा हुआ है और इसकी पावर कम्प्लीटली वॉर्न ऑफ नहीं हुई, हम इससे दोबारा से एक पपेट बना सकते हैं। बिमिंग उसे कहती है, जब लेंसू ने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसका ब्लड निकला था, तुम्हें उस ब्लड के अंदर इस टेलिस्मैन को डिप करना है और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इसे एक्टिवेट करो और उसका पपेट बन जाएगा। उसके बाद हम इसके पपेट को पानी के अंदर भेजेंगे जिससे वो सारी की सारी शार्क्स इसके पीछे लग जाएंगे और हम लोग आसानी से स्पिरिचुअल फ्लावर को वहाँ से ले लेंगे। मिंग उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के बाद बिल्कुल वैसा ही करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस टेलिस्मैन के ऊपर डालता है जिससे यंग मास्टर का पपेट बाहर निकल आता है। मिंग कहता है, वैसे तो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो लेकिन तुम्हारा पपेट हमारे काम आएगा, तुम हमें खिलाना चाहते थे इन शार्क्स को लेकिन अब हम तुम्हें ही यूज करके उस स्पिरिचुअल फ्लावर को ले लेंगे। मिंग कहता है, वो यंग मास्टर बहुत बड़ा बेवकूफ था, अगर वो पहले से अपने एक पपेट को इस तरह यूज कर लेता और स्पिरिचुअल फ्लावर को भी हासिल कर लेता उसे हमसे भी ना हारना पड़ता। यंग मास्टर का पपेट चलता हुआ पानी के अंदर चला जाता है, शार्क्स निकलती हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, जबकि उसी वक्त मिंग आगे बढ़ता है, बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और स्पिरिचुअल फ्लावर को उखाड़ लेता है। फिर वो वापस आ जाता है और उन सब से कहता है, हम सब लोग इस ब्लड मार्श से बहुत ही जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर डेथ ड्यून है, जो फर्स्ट लेयर का सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है। इसने भी इस बारे में बताया था कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जिंग गैंग आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है, हमें तुमसे एक बात करनी है। जिंग गैंग से कहता है, हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और जब भी कभी मुसीबत आती है हम ना तो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं बल्कि तुम्हें हमें बचाना पड़ता है, इसकी वजह से तुम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो, इसलिए हमें लगता है कि तुम्हें और लेंसू को आगे जाना चाहिए, हम लोग इसी एरिया में रहेंगे और यहीं पर रहकर ट्रेजर्स इकट्ठे करते हैं। मिंग से कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमने चीफ से वादा किया था कि हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे, मैंने तुम दोनों को कभी भी बर्डन के तौर पर नहीं देखा, आज से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम लोगों को बचाना पड़ता है, लोग बाकी की सारी जर्नी भी एक साथ कंप्लीट करेंगे और इकट्ठे ही यहाँ पर मैजिकल रिवर से बाहर निकलेंगे। जिंग गैंग उसे कहता है, तुमने ब्लैक ड्रैगन के लोगों को हराया, इसके अलावा तुमने जियानवी को मार डाला, एक यंग मास्टर के साथ फाइट की, तुम्हारा फ्यूचर हमसे बहुत ज्यादा ब्राइट है, हम तुम्हारे मुकाबले पर नहीं आ सकते और जैसे जैसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। एंसू मिंग से कहती है, मैं तुम्हें सच सच कहूँ तो आगे खतरा बहुत ज्यादा है, इन दोनों को यहीं पर रहने दो, ये दोनों यहाँ पर सेफ रहेंगे। मिंग उन दोनों से कहता है, चलो फिर ठीक है, हम दोनों आगे जा रहे हैं, तुम दोनों यहीं पर रहना और हमारा इंतजार करना, हम लोग वापस आएंगे। मिंग अपने पास से तो टेलिस्मैन निकालता है। मिंग कहता है, ये दोनों एस्केप टेलिस्मैन है, जानवी की बॉडी से ये मुझे मिले थे, जब भी कोई खतरा हो तो तुम इन दोनों को यूज कर लेना, इनको यूज करने से तुम सिर्फ 1 सेकंड में 50 मील का सफर तय कर सकते हो, जब भी कभी कोई मुश्किल हो तो तुम लोग इनको यूज करके यहाँ से भाग जाना। फिर लेंसू और मिंग आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 44 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक को शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिंग गैंग और जिपिंग दोनों से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग फर्स्ट एरिया में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा कम है। जिंग भी उनकी बात मान लेता है और उन्हें अपने पास से 2 एस्केप चार्म देता है और कहता है अगर कभी खतरा महसूस हो तो इन दोनों को यूज करते हुए वहाँ से भाग जाना। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वहीं पर ब्लड मार्च के कोने पर दिखाते हैं यंग मास्टर और उसके साथ एक और यंग मास्टर होता है, वो दोनों वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। यंग मास्टर के साथ वाला लड़का उसे कहता है,
हमारी यंग प्रिंसेस ने हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया है कि तुम अपने पर्सनल मैटर को निपटा सको। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं और उसे मार डालते हैं। वो दोनों वापस ब्लड मार्श के पास ही आए होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो स्पिरिचुअल फ्लावर था। दूसरे वाला लड़का उसे कहता है, तुमने कहा कि वो यहीं पर थे लास्ट टाइम जब तुम्हारी उनके साथ फाइट हुई थी। यंग मास्टर उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरे साथ एक बार फाइट करता है मैं उसकी स्मेल को सूंघ कर ही पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो जाए जहाँ पर भी जाकर छुप जाए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। दूसरा लड़का उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, स्मेलिंग, तुम स्मेल करके सूंघ सकते हो? तुम तो एक कुत्ते की तरह हो, तुम हर बार इस तरह की अजीब टेक्निक्स को क्यों प्रैक्टिस करते हो जो कि जानवरों वाली है। यंग मास्टर से अपना हाथ दिखाता है, उसके हाथ के ऊपर तलवार का कट लगा होता है। वो उसे कहता है, उस लड़के के साथ एक बहुत ही काबिल लड़की है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ एक ही अटैक से मेरी एनर्जी को डेसिपेट कर दिया। अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारा टारगेट वो लड़की है, क्योंकि उस लड़के के साथ तो मैं खुद फाइट करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिंग और लैंसू को दिखाते हैं, वो दोनों चलते हुए ब्लड मार्श से बाहर निकल आते हैं। मिंग उसे कहता है, ब्लड मार्श के अंदर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, चलो शुक्र है हम लोग बाहर निकल आए, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिंग लैंसू से कहता है, हमें सिर्फ इस एरिया को पार करना है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ 10 माइल चलेंगे तो हम लोग डेथ ड्यून तक पहुँच जाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है। यंग मास्टर को भी दिखाते हैं जो कि उनकी स्मेल को महसूस कर रहा होता है। यंग मास्टर से कहता है, मुझे पता चल गया है वो लोग कहाँ पर है, वो लोग ब्लड मार्श से बाहर निकल चुके हैं और अब वो प्लेन एरिया में है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, चलो वहाँ पर चलते हैं और जाकर उन दोनों को मार डालते हैं। फिर वो दोनों साथ ही वहाँ से उठ जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है, अच्छा पहले मेरी डील सुनो, हम उन दोनों को मारेंगे लेकिन मेरी डील ये है कि तुम्हें स्पिरिचुअल फ्लावर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। यंग मास्टर हंसते हुए उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम्हें आधा हिस्सा मिल जाएगा। मिंग और लैंसू दोनों ही आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं, जबकि बिमिंग अपने मास्टर को वार्निंग देती है। वो उसे कहती है, मास्टर कोई बहुत ही पावरफुल लोग आपके पीछे आ रहे हैं, वो 2 लोग हैं और वो दोनों ही अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा कम रख रहे हैं ताकि वो पकड़े न जाएं, लेकिन मैं उनको सेंस कर सकती हूँ, वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपके पीछे ही आ रहे हैं। मिंग उसे कहता है, क्या वो सारे स्वर्ड सेक्टर से आए हैं? लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैंने जानवी को मार दिया है और वो यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रहे हैं। इसी वक्त वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वो उनके पास पहुँच जाते हैं। यंग मास्टर का दोस्त उसे कहता है, तुम्हारी नाक तो वाकई कुत्ते से भी तेज है, तुमने तो इनको सूंघ कर ढूंढ निकाला। मिंग लैंसू को रोक देता और कहता है, ये तो फिर से वही यंग मास्टर है, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यंग मास्टर उसे कहता है, यहाँ पर सिर्फ तुम 2 लोग क्यों हो, तुम्हारे बाकी के तो दोस्त कहाँ पर हैं? हम तो यहाँ पर तुम सभी को मारना चाहते थे, तुम्हारे वो बाकी के दोनों वीक दोस्त कहाँ पर हैं? चलो कोई बात नहीं, पहले तुम दोनों को मारेंगे और उसके बाद उन दोनों को ढूंढकर मार डालेंगे। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर यंग मास्टर जिसका नाम शेन गॉन्ग है, उसका दोस्त भी उसके जितना ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि वो भी किसी गोल्डन फैमिली का यंग मास्टर है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। मिंग सोच रहा होता है, पहली बार इस यंग मास्टर से फाइट करने के दौरान मुझे और लैंसू को मिलकर काम करना पड़ा था और हम लोगों ने मिलकर इसको हराया था, इसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल था और अब यहाँ पर एक और यंग मास्टर आ गया है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? ये कोई ना कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। मिंग सोच रहा होता है, जिपिंग और जिंग गैंग अभी तक ब्लड मार्श के जंगल में ही हैं, वो यहाँ से 2 से 3 माइल ही दूर होंगे, वो लोग भी चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाए तो ये लोग तो उन दोनों को भी मार डालेंगे, मुझे उन दोनों को भी बचाना है, मुझे कोई ना कोई तरीका सोचना होगा। मिंग अपने पास से स्पिरिचुअल फ्लावर को निकालता और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें ये स्पिरिचुअल फ्लावर चाहिए, तुम ये स्पिरिचुअल फ्लावर लेना चाहते हो और मुझे मारना चाहते हो, चलो फिर आ जाओ और अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को ले लो, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा। शेन गॉन्ग उसे कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले लड़के हो, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें बचा नहीं पाएगा, और वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। शेन गॉन्ग के पास आइस टेक्निक होती है कि उसके दोस्त के पास इलेक्ट्रिक हंटर होता है और वो दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि मिंग और लैंसू उनके सामने खड़े होते हैं। मिंग लैंसू को अपनी बॉडी के साथ चिपका लेता है और साथ ही अपने पास से एक चार्म को निकालता है जो कि उसके मास्टर ने उसे दिया था। जैसे ही उन दोनों की कल्टीवेशन टेक्निक्स उन दोनों के साथ टकराने लगती हैं, उसी वक्त वो अपने एस्केप चार्म को एक्टिवेट करता है और वो दोनों वहाँ से छू मंतर हो जाते हैं। वो दोनों भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा जीनियस है, इस लड़के ने तो एक भागने वाले टेलिस्मैन का इस्तेमाल किया है, हमें इस बारे में नहीं पता था, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, और ये टेलिस्मैन ये बहुत ज्यादा हाई क्लास का है, हमें नहीं लगता कि अब हम इसे ट्रैक डाउन कर पाएंगे, वो तो यहाँ से हजारों मील दूर चला गया होगा। उसका दोस्त उसे कहता है, लेकिन तुम उन्हें सूंघ तो सकते हो, चलो फिर जल्दी से सूंघना शुरू करो। शेन गॉन्ग उसे कहता है, नहीं मैं उनको सूंघ नहीं सकता, उनकी स्मेल सिर्फ यहीं तक है, इससे आगे उनकी स्मेल नहीं जा रही, पता नहीं कैसे हुआ, वो गायब हो चुके हैं। उसका दोस्त हंसना शुरू कर देता और कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग इसको इसी तरह मान लेते हैं कि उस लड़के ने तुम्हें दूसरी बार धोखा दे दिया है, तो अब ठीक है, अब हमें जल्दी से प्रिंसेस के पास वापस चलना है, वरना वो हमें सजा देगी। नेक्स्ट सीन में मिंग को दिखाते हैं, मिंग एक केव के अंदर होता है और वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है। मिंग कहता है, ये कौन सी जगह है? मैप के ऊपर तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने जैसे ही अपने टेलिस्मैन को यूज किया था जो कि मेरे टीचर ने दिया था, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर जैसे ही आपने उस टेलिस्मैन को यूज किया था उसी वक्त मुझे नहीं पता एक अजीब सी पावर थी जो आपको खींचकर यहाँ पर ले आई है। मिंग अपने आसपास देखता है और कहता है, लैंसू कहाँ पर है? क्या लैंसू मेरे साथ नहीं आई? जबकि वहीं पर लैंसू को दिखाते हैं जो कि कॉर्नर
पर छुपी होती है। लेंसू शर्माते हुए उससे कहती है, मिंग, पानी के अंदर गिरने की वजह से मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो गए हैं और नीचे से मेरी बॉडी नजर आ रही है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, इसलिए प्लीज मेरी तरफ मत देखना। मिंग उसकी तरफ देखता है तो उसकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन साथ ही वो अपनी आंख से थोड़ा सा हाथ हटाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर उन्होंने डम्पलिंग्स की तस्वीर दिखाई है, आपको पता ही है डम्पलिंग्स क्या है। मिंग बिमिंग से कहता है, अपने इर्द गिर्द चेक करके देखो, अगर वो दोनों लड़के हमारा पीछा कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्या वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। बिमिंग उसे कहती है, नहीं मास्टर, मैं सेंस नहीं कर पा रही, हम लोग जिस केव के अंदर है यहाँ पर कोई मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि मेरी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। मुझे लगता है कि इस केव के इर्द गिर्द एक बैरियर है जिसकी वजह से मेरी सेंस वाली एबिलिटी काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसी केव के अंदर ही सेंस कर सकती हूँ, बाहर का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर, वहाँ सामने की तरफ बहुत ही स्पेशल और प्योर एनर्जी है, इसी एनर्जी की वजह से ये पूरी की पूरी माइंड भरी हुई है। अब वहाँ पर जाकर उस एनर्जी की सोर्स को चेक करना चाहेंगे। मिंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चल के देखते हैं। वो दोनों चलते हुए सामने की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सामने एक आइस क्रिस्टल होता है, एक बड़ा सा आइस क्रिस्टल जिसके इर्द गिर्द जंजीरें बजी होती हैं। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर, सारी अजीब सी एनर्जी इसी क्रिस्टल में से बाहर निकल रही है। मिंग उसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद कहता है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा वार्म और अच्छी है, कोई भी दूसरे स्पिरिचुअल आइटम इसकी एनर्जी की जगह नहीं ले सकते। मिंग कहता है, अब जबकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें नहीं पता कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, तो क्यों ना हम इस क्रिस्टल को तोड़े और इसकी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लें। साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करता है और उस क्रिस्टल पर एक जबरदस्त पंच मारता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर पंच मारता है तो इस क्रिस्टल को कुछ भी नहीं होता। मिंग कहता है, मैंने अपनी 70% स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर दिया लेकिन इसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं हुआ। लेंसू आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ मिलकर अटैक करना होगा, चलो हम दोनों साथ मिलकर अटैक करते हैं। मिंग उसे कहता है, चलो ठीक है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो बड़ा क्रिस्टल टूटता है तो उस क्रिस्टल के अंदर से 2 टोकन निकलते हैं और साथ ही एक आइस क्रिस्टल निकलता है, एक छोटा आइस क्रिस्टल जो कि चमक रहा होता है। साथ ही उस क्रिस्टल के इर्द गिर्द एनर्जी से एक बड़ा सा फिनिक्स बनता है जो कि उनसे कहता है, इस मिस्ट्री आइस क्रिस्टल को टाइजी सेक्टर वालों ने बनाया था ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सके। जो भी आकर इस क्रिस्टल को तोड़ेगा और जो भी यहाँ तक पहुँचेगा ये सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसको मिल जाएगी। ये हमारी पुरानी एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर, जल्दी से अपने ब्लड को एक्टिवेट करो और इस सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। मिंग और लेंसू दोनों ही वहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाते हैं और उस क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। मिंग को सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, उसकी हड्डियां भी अंदर से दर्द कर रही होती है। मिंग कहता है, ये सारी एनर्जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। मिंग साथ साथ उसे हील कर रही होती है और कहती है, मास्टर, ये एंशिएंट एनर्जी है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आजकल की एनर्जी के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा प्योर है, इसलिए आप इसको इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। और ऊपर से ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा ठंडी है, लेकिन लेंसू के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आराम से इसको एब्जॉर्ब कर पा रही है। एक बार लेंसू ने सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद लेंसू एक बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट बन जाएगी और कोई भी वॉरियर लेवल का जूनियर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथ ही वो मिंग से कहती है, मास्टर, रही बात आपकी, क्योंकि आपको इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, इसका मतलब तो यही है कि एक बार आप भी इस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद आपकी फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितना ज्यादा इस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में आपको मुश्किल होगी उतनी ज्यादा आपकी पावर बढ़ेगी। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग और लेंसू उस क्रिस्टल में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उस सभी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिंग कहता है, हमने इस क्रिस्टल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, मुझे बिल्कुल बेकार है लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, ये हमारे इस एक्सपीरियंस की मेमोरी के तौर पर हमारे पास रहेगा। और वैसे भी मैं क्राफ्ट्समैन को जानता हूँ जो कि इसे तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पेंडेंट बना देगा। मिंग जैसे ही उसको हाथ लगाता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उन दोनों के पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होती है। मिंग और लेंसू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिंग उनसे कहती है, ये एक ट्रांसफर अरे है, इस केव के अंदर आने का तुम दोनों का मकसद पूरा हो चुका है, ये केव अब तुम दोनों को बाहर भेजने वाली है। तो यहीं पर बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक सिटी जिसका नाम मून सिटी होता है। इस मैजिकल केव के फर्स्ट लेवल का आखिरी पड़ाव है, उसको पार करने के बाद ये लोग सेकंड लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन मून सिटी में जाना इतना भी आसान नहीं है। मून सिटी के अंदर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो के अंदर चले जाते हैं वो मारे जाते हैं। और यहीं पर मून सिटी के दरवाजे पर ब्लैक ड्रैगन टीम के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। सारे के सारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक लड़का आगे बढ़ता है और अपने लीडर से कहता है, हमारे आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं, हम लोग अपनी फोर्स को यूज करते हुए इस सिटी के अंदर नहीं जा सकते, हमें लगता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए और यहीं पर कुछ यूजफुल चीजें ढूंढ लेते हैं। लीडर उसे कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हमारे नहीं थे, कि हमने यहाँ पर जितने बेवकूफ आते हैं उनको पकड़कर अंदर भेजा था एक्सपेरिमेंट के लिए कि अंदर जाने पर क्या होता है। लीडर उन सब से कहता है, ये मून सिटी फर्स्ट लेवल का आखिरी पड़ाव है, इसको पार करने के बाद हम लोग सेकंड लेवल पर जाएंगे और सेकंड लेवल पर मिशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। यहीं पर ब्लैक ड्रैगन वालों के पास दिखाते हैं, उन्होंने सन सेक्टर के बाकी के तीनों बिगोड़ों में से 2 को पकड़ लिया
होता है और वो दोनों चिल्लाकर कह रहे होते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया। लीडर अपने साथियों से पूछता है ये दोनों बेवकूफ कौन है, ये इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 45 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।